नमस्कार। स्वागत है आपका गोदान की चौपाल में। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको आजकल मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। 35 अध्याय आप मुझसे सुन चुके हैं। 36वें अध्याय में आज मैं आपको प्रवेश कराऊंगी। 35वें अध्याय का सार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 35वें अध्याय तक आते आते आप पाठक के तौर पर महसूस कर रहे होंगे कि स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कथानक बहुत जटिल, पेचीदा और करुणामयी होता जा रहा है। 35वें अध्याय में एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ हुई हूरी और धनिया के स्तर से। अगर हम देखें, उनके यहाँ खाने को लाले हैं। पुनिया जो है यानी धनिया की देवरानी, वो सहानुभूति के तौर पर अनाज अपना दे रही है, जो कि हूरी के प्रयासों से उसके यहाँ पैदा हुआ है। उसके यहाँ ज़्यादा पैदावार हुई है क्योंकि हूरी अपने खेत नहीं देख पाया था, लेकिन उसने पुनिया की खेती साथ में लग करके कराई है। उसको अनाज देना पड़ रहा है। हूरी धनिया के यहाँ इतनी ज़्यादा लाचारगी और भूखमरी की स्थिति आ गई है। ये सब हो रहा है। हूरी और धनिया का बेटा गांव से बाहर जा चुका है, पलायन कर चुका है। किसानी छोड़कर मजदूरी के लिए लोग कैसे और किसान कैसे प्रेरित होते हैं और कैसे चले जाते हैं, इसको रेखांकित बहुत अच्छी तरीके से प्रेमचंद जी ने कर दिया है। 35वें अध्याय का जो मुख्य कथानक है वो आपको याद होगा कि भोला आधमकता है हूरी और धनिया के यहाँ और अपने बैल ले जाने की वो धमकी देता है। दरअसल हुआ ये था कि वो अपने पैसे लेने आया था, लेकिन हूरी कई बार कह चुका था कि उसके पास कुछ नहीं है और अंतिम पासे के तौर पर शायद सहानुभूति बटोरने के लिए भोला से उसको लगता है कि अगर वो ये कह देगा तो शायद उसके अंदर की करुणा जागेगी। वो कह देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो बैल ले जाओ। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भोला वाकई उसके बैल खोलने का उपक्रम करेगा, बल्कि खोल ही लेता है। और तब वो बहुत निराश होता है और धनिया से भोला का साक्षात्कार होता है। धनिया बीइंग धनिया, बहुत ज़्यादा मजबूत और स्वाभिमान स्त्री, उसको वो कहती है कि अगर तुमको लगता है कि तुम सही कर रहे हो और यही तुम्हारा धर्म ईमान कहता है तो बिल्कुल ले जाओ। हमारी स्थितियाँ खराब से बदतर हो जाएंगी, लेकिन मैं तुम्हारी मान मनोबल नहीं करूँगी, क्योंकि तुमको पता है कि तुम गलत कर रहे हो और अब भी तुम में ये करने का मादा है तो बिल्कुल ले जाओ। झुनिया, उसकी अपनी बेटी, वो भी आती है और वो एक तरीके से प्रार्थना की स्थिति में उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन भोला इतना निर्दयी हो चुका है कि वो उसको भी अपशब्द कहता है और कहता है कि तुझको तो मर जाना चाहिए मुझसे कोई भी बात कहने से पहले। और झुनिया ये सब सुनकर के बहुत असहनीय पीड़ा से गुजरती है और वो बिल्कुल जाने लगती है घर छोड़कर और अपनी सास यानी जो सास ही है उसकी धनिया से कहती है कि मेरा कोई आसरा नहीं है और वाकई मुझे मर जाना ही मेरा ठीक है। उस वक्त भी धनिया फिर वही समाज से, भोला से लोहा लेते हुए कहती है कि तुम्हारा पिता निष्ठुर है, लेकिन तेरे पास एक आसरा है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे यहाँ, तुम अंदर चलो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई आश्रय ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर चलो। 35वें अध्याय का जो अंतिम बिंदु जहां पर मैंने आपको छोड़ा था वो और भी नाटकीय था। वो यह था कि भोला जब बैल लेके गांव पार कर रहा है, तब वो पंडित दाता दीन और झिंगुरी सिंह और पटेश्वरी, जो तथाकथित मौजूद लोग हैं गांव के, वो आ जाते हैं। और पाठक के तौर पर मुझे भी पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर कोई एक अच्छी चीज़ हो जाएगी और वो बड़े लोग वाकई बड़े होने का प्रमाण देते हुए हूरी के बैलों को बचा लेंगे, जाने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लोग पूरा कहिए कि नाटक करते हैं, या शुरू में तो ऐसा लगता है कि वो हूरी की तरफदारी कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मात्र 2 बैल बचे थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम उसके बैल खोल लाए और तुम लेके जा रहे हो। भोला शुरू में डरता है, उसको लगता है कि बैल भी जाएंगे और उसकी पिटाई भी होगी, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो सोच लेता है, प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मरना अगर है तो लड़के मरेगा। वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझसे पैसे हूरी ने लिए थे, मैं अपना उधार मांगने आया था, उसके पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, और अगर धर्म तुम्हारा ये कहता है कि मुझे मारो और बैल छीन लो तो तुम ले लो। अब देखिए, धर्म का पासा बार बार हर व्यक्ति के द्वारा फेंका जा रहा है और दूसरा पक्ष जो है वो अपनी कहना चाहिए सुविधा अनुसार धर्म की परिभाषा गढ़ रहा है, उसके मायने निकाल रहा है और उसके अनुसार कार्य करता है। अब जब भोला कह रहा है कि तुम्हारा अगर धर्म हो तो मुझे मारो और बैल छुड़वा लो, तो सारे लोग, तब तक हूरी भी वहां आ जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, गलती मेरी है, ये जो है इनसे मैंने उधार लिया था, गाय लेके आया था।
जब भोला अंतिम तौर पे ये पासा फेंकता है कि मेरी बेटी यहाँ रह रही है, तब इसका धर्म नहीं गया। अब आप देखिए कि वही समाज के लोग यू टर्न लेते हैं और कहते हैं हाँ हाँ हाँ, अगर वो तुमने बेधर्मी की है तो हूरी ने तो पहले बेधर्मी कर दी है, यानी एक असहाय लड़की को सहारा दिया है, तुम जाओ अपने बैल ले जाओ। इस दुखद मोड़ पर 35वां अध्याय खत्म हुआ था। 36वें अध्याय में आज मैं आपको ले चलूंगी, जहाँ पर मुझे लग रहा है, जहाँ जो मैंने सरसरी तौर पे देखा कि फिर वो हमें शहर में ले जाने वाले हैं। मालती बाहर से तितली हैं, भीतर से मधुमक्खी। उनके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, और गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो कोई सुखी जीवन ना होगा। वे हंसती हैं इसलिए कि इसके उन्हें दाम मिलते हैं, या तो उसने निजत्व को अपनी आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने लिए करे, नहीं वे इसलिए चहकती हैं और विनोद करती हैं कि इससे उनके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना या उनके मुआवलों को अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। एजेंट आज के शब्दों में, दूसरे शब्दों में दलाल थे, लिख दिया उन्होंने आगे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं, जिस काम से कुछ मिलने की ना आशा हो वो वहां पर भी निकाल लेते हैं, किसी ना किसी तरह उसे निभा ही देते हैं। किसी भी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार रुपए उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे मोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। तगड़ा व्यंग प्रेमचंद जी का। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनके 3 लड़कियां ही थीं केवल। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दें। अन्य बहुत से आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहां के जलवायु में बुद्धि को तेज करने की कोई शक्ति है, मगर उनकी एक कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। उनकी यह कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिस गिरा और उनको बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जबान तो बिल्कुल बंद हो गई थी, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद थी। जो कुछ थी वो जबान की ही कमाई थी। कुछ बचा रखने की उनकी आदत नहीं थी। अनियमित आय और अनियमित खर्च था उनका, इसलिए कई साल से बहुत तंगहाल हो रहे थे। सारा दायित्व तो मालती जी पर आ पड़ा था। मालती के 400-500 रुपए में वह भोग विलास ठाट वाट तो क्या निभता। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जा रही थी, भल मानसों की तरह जिंदगी बसर हो रही थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती थी, चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहें, लेकिन पिता को शराब कबाब का ऐसा चस्का था कि किसी तरह गला नहीं छोड़ता था। कहीं कुछ भी न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर नोट लिखाकर 2000 रुपए ले लेते। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे, और लेकिन कुछ मुरव्वत की वजह से नहीं बोलता था। उसके 25,000 रुपए चढ़ चुके थे। वो चाहता तो कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाना चाहता था। आत्मसेवियों में जो निर्लज्जता आ जाती है वो कॉल में भी थी। तकाजे हुआ करें, उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थीं, उसे समझाती रहती थीं। इसलिए गृह युद्ध नहीं हो पाता था। संध्या हो गई थी, हवा में अभी तक गर्मी थी, आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थीं। पानी न पाने के कारण वहां की धूप जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या कुछ भी पानी नहीं देता क्या? मंजली बहन सरोज ने कहा, बड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकाल देता है। सरोज बीए में पढ़ती थी, दुबली लंबी पीली रूखी कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद नहीं आती थी, हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम न करे, पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसे पहाड़ों पर भेजा जा सके। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों में हाथ लिए रहता था। वह चाहती थी कि जिस बीमारी में इतना स्वाद है वो उसे क्यों नहीं हो जाती। गोरी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव बन गया था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है, मरने को तो छुट्टी मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा कहाँ। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं?
झूठी कहीं की। रोज रोज भेजते हैं, रोज भेजते हैं, अभी आज ही तो भेजा था, कहो तो बुला के पुछवा दूं। पुछवाई क्या, बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदलकर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता के यहाँ तुम्हारा भाषण हुआ था सरोज, कैसा रहा? सरोज ने नाक से कोड़कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू कर दी। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं कोई निशान नहीं। लेडी हुक्कू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्कू ने? इस विषय में तो वो कुछ बोलने का साहस रखती हैं क्या? तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वह तो जैसे घाव पे नमक छिड़क रहे थे। तो फिर उन्हें बुलाए ही क्यों? आखिर उन औरतों को खुश करने के लिए वह उनकी सी कहने वालों में से नहीं है। और फिर अभी ये कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पे चलना चाहती हैं वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी, इटली की महिलाओं के जीवन के आदर्श बताए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी हमें सुनना चाहिए। संभव हो कि हम कहीं गलती कर रहे हों। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं इसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी। लीग ने निश्चय किया कि उनका खूब दंदा शिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर ये बाहर डाला गया। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रहीं और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था हॉल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और जब उत्साह मुख पर और आंखों में न था, वह उत्साह मुख पर आंखों में न था। मेहता को परास्त करने के लिए शक्ति से काम लिया था, और वह कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जंपर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से सजी हुई थी, मानो उनका विवाह होने जा रहा हो। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे के सोफे पर मिर्जा और खन्ना जी और संपादक जी विराजमान थे। राय साहब भाषण शुरू करने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आप भी आइए, कब तक खड़े रहेंगे? राय साहब ने कहा, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा तो मैं खड़ा ही ठीक हूँ। राय साहब उनके कंधे दबाए, बोले, तकल्लुफ नहीं करिए, बैठे रहिए, मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। अच्छा मिस मालती सभा नेत्री हुई, खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बना के कहा, मिस्टर मेहता पर ही निगाह है, मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। मैंने ये पॉज लिया है कि मिस्टर मेहता का भाषण जो है वो सुनने लायक होगा। आपने प्रस्तावना सुनी ली है कि भाषण किस मजमून पे होने जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि भाषण को मैं आपको एक्सक्लूसिवली सुनाऊं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मिस्टर मेहता का भाषण जो है वो काफ़ी लंबा है, तो मैं आपको ये अगले चैप्टर में सुनाऊंगी, यानी 37वें अध्याय में सुनाऊंगी। 36वें अध्याय में आज मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।